गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो बेटा, आज का टॉपिक जो है वो है मैग्नेटाइजेशन डी मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको आप हिस्टेरियस कर्व या हिस्टेरियस लूप भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन राइज की फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। मैग्नेटाइजेशन, जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन हो गया, आयरन को बेसिकली आयरन के जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, है ना, जिसको हमने हर एक एटम जो है एक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर, डाइपोल मोमेंट बोला हर एक एटम को, जिसको डोमेन्स भी बोलते हैं। बेसिकली आयरन में उनकी अलाइनमेंट्स जो है रैंडमली है, जैसे मैंने ये इस डायग्राम में बताई गई है ना, जैसे ये आगे, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम अगर आप देखें तो ये जीरो निकलता है, और ये आयरन जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इसी आयरन को अगर आप सोलेनॉइड के जो टर्न है, सोलेनॉइड का जो कोर है ना, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसके अंदर मान के चलो कि मैंने ये आयरन की रॉड रख दी, तो उस समय होगा क्या, जितने भी, अब अगर हमने ऐसे लिया हुआ है, इट मीन्स करंट जो है वो ऐसे चल रहा है हर टर्न के अंदर करंट, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड रहेगी, राइट। अब जब इसमें आपने मैग्नेटिक ये आयरन की रॉड छोड़ दी, जितने भी डोमेन्स थे आयरन के अंदर, या जिसे हम बोलेंगे जितने भी डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल थे या डाइपोल थे आयरन के अंदर, उनकी अलाइनमेंट जो है, सभी की अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होने लगी, है ना। तो जितने भी डाइपोल थे वो ऐसे हो जाएंगे। जब सभी डाइपोल ऐसे हो गए तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे ये एक आयरन जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हम बोलेंगे वो मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। और जब आप उसे करंट की सप्लाई बंद कर देंगे, धीरे धीरे इनकी अलाइनमेंट फिर ख़राब हो जाएगी, और हम बोलेंगे धीरे धीरे वो डी मैग्नेटाइज हो रहे हैं, और कुछ देर के बाद वो पहले जैसे बिल्कुल आयरन ही बन जाएगा, और वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी उससे ख़त्म हो जाएगी, हम बोलेंगे वो टोटली डी मैग्नेटाइज हो गया, है ना। तो ये आप समझ गए मैग्नेटाइज या डी मैग्नेटाइज का क्या मतलब हो गया। अगर हम क्या करते हैं, एक आयरन को लूप बनाते हैं, एक आयरन को मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो वो ग्राफ जो है एक लूप की फॉर्म में बनेगा, एक कर्व की फॉर्म में बनेगा, जिसे आपने मैग्नेटाइजेशन डी मैग्नेटाइजेशन कर्व बोल दिया या हिस्टेरियस कर्व बोल दिया। अब देखिए क्या है, जब आप आयरन को मैग्नेटाइज कर रहे हो तो कितने मैग्नेटाइज हो गया, है ना, उसे एक टर्म आपने पढ़ा जिससे आप बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे आपने आई से नोट किया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब हो गया कि किस हद तक वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, है ना, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और जब सोलेनॉइड के टर्न के अंदर आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट एन आई, एन आई को आपने एच बोला था, एच मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो एक टर्म आपकी आ रही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, जिसे आपने एच बोला, है ना। और जो जिसकी वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड रहेगी करंट पे, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उस समय सोलेनॉइड के अंदर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स आयरन के जो डाइपोल्स हैं उनको मैग्नेटाइज करना है, उतनी ही मैग्नेटाइज वो उनको उतनी ही जल्दी कर देंगे, उतना ही फास्ट मैग्नेटाइज हो जाएगा वो। अगर हम बोलेंगे कि मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइजेशन कर्व बनाना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, इट मीन्स आपने कितनी फील्ड लगाई और उस फील्ड से वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो गया। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, एच बाई एस टी ई आर ई, हिस्टेरियस लूप या हिस्टेरियस कर्व क्या है, इट इज अ कर्व, है ना। तो ये क्या है,
कर्व है between I means intensity of magnetization, and H means magnetizing field of a ferromagnetic substance, है ना। तो इसको मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो कर्व बनेगा अभी आप देखेंगे, इसमें क्या करेगा, पहले वो मैग्नेटाइज होगा, फिर वो डीमैग्नेटाइज होगा, फिर वो मैग्नेटाइज होगा रिवर्स साइड पे, फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ये कर्व बनाना चाहें तो ये हमारे पास 0 अलॉन्ग बाई एक्सिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ले लेंगे और अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ले लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर जहाँ पे आता हूँ, अब ये आयरन जो था, आयरन में को अभी तक आपने सोलेनॉइड के अंदर नहीं रखा था, इट मीन्स अभी तक आपने फील्ड अप्लाइड नहीं की थी। तो जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 थी तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग भी 0 थी। जब आयरन को आपने फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो उसमें डाइपोल सारे रैंडमली ओरिएंटेड थे, हम बोलेंगे आई भी 0 था, इट मीन्स जहाँ पर हैं हम। आपने क्या कर दिया, उस आयरन को सोलेनॉइड के अंदर रख दिया और करंट की सप्लाई शुरू कर दी। जब करंट की सप्लाई शुरू कर देंगे इट मीन्स सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, है ना। मैंने अभी बोला कितनी फील्ड बनेगी, μ0 Ni, Ni जो है वो है H, तो इट मीन्स सोलेनॉइड के अंदर H बन गया। और जैसे जैसे आप करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आयरन के जितने भी डाइपोल्स हैं, जिसको डोमेन्स बोला गया या सिंपली एटम बोल सकते हैं, वो सारे एटम जो है एक ही बार, है ना, एट वंस ही वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे करके वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होंगे। तो आप जैसे जैसे देखेंगे कि अब मैं इस कर्व पे आ रहा हूँ, जैसे जैसे आप H इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है। तो आप इसी चीज़ को आप कैसे करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है ना, ये आगे। तो एक टाइम ऐसे आएगा, आप देख रहे हैं H बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और देखिए लगभग इतने H, जहाँ से इतने H तक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, अब मैं इस पॉइंट को O बोल देता हूँ, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतनी होगी, है ना लगभग। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है मैक्सिमम, वो कहने का मतलब हो गया कि आप धीरे धीरे आप करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, H की वैल्यू बढ़ रही थी, सारे डाइपोल बॉन्ड साइड हो रहे थे। एक टाइम ऐसे आ गया जितने भी डाइपोल्स थे आयरन के अंदर सारे के सारे जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो गए, और उसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी फील्ड अप्लाई करते रहेंगे वो डाइपोल बिल्कुल वैसे रहेंगे, क्योंकि सारे अलाइन हो चुके हैं, वो फुली मैग्नेटाइज हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। डीमैग्नेटाइज का मतलब हो गया इसको डायरेक्शन चेंज कर दी। अब मैंने पॉजिटिव इधर कर दूंगा, नेगेटिव इधर, जो करंट ऐसे जा रहा था वो करंट वो अभी ऐसे जाने लगा। तो करंट जो है अब जब ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो जितने भी डाइपोल्स जो थे इधर, अब वो धीरे धीरे वापस क्या करेंगे, वो वापस उनकी मैग्नेटाइजेशन ख़राब होगी, वापस वो डीमैग्नेटाइज होने लगेंगे। तो जैसे जैसे मैंने मैग्नेट फील्ड, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की मीन्स फील्ड रिवर्स होगी। तो H को जैसे जैसे मैं वापस क्या कर रहा हूँ, नहीं फिलहाल आप ऐसे करें कि पहले जैसे जैसे आई की करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, अब आई की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे मैं कम कर रहा हूँ, फिलहाल पोलैरिटी चेंज नहीं की है, धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। तो मैग्नेट फील्ड है ना, जब आई की वैल्यू कम हो रही है तो H की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो रही है। जब वैल्यू को मैं वापस कम कर रहा हूँ, ये वापस इनकी अलाइनमेंट, ये पहले जो मैग्नेटाइज हुए थे अब वो धीरे धीरे वापस डीमैग्नेटाइज होने शुरू हो जाएंगे। और देख रहे हैं आप जैसे H वापस पीछे आ रहे हैं, आई की वैल्यू भी कम हो रही है, ये वापस जहाँ पे पहुँच गई, है ना। तो इस पॉइंट को मैं B बोलता हूँ। अब आपने जहाँ पे क्या देखा कि H को मैंने वापस 0 कर दिया, ठीक है, करंट को धीरे 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 कम करके वापस ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास जो इसके अंदर एटम्स हैं, अभी भी उन एटम्स की अलाइनमेंट जो है पूरी तरह ख़राब नहीं हुई है। अभी भी कुछ एटम्स की अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, जिसके कारण आप देख रहे हैं ये OB जो है, इतनी मैग्नेटाइजेशन अभी भी बची हुई है उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, है ना। अब
इस ओ बी को बोलेंगे रिटेंटिविटी। ग्राफ में ये जो हमारे पास आया ओ बी, जिसको आपने आई डैश बोला, कोई वैल्यू है इसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जितनी अभी भी बची हुई है उसका एक टर्म है जिसको बोलेंगे रिटेंटिविटी, RETENTI। तो बेसिकली रिटेंटिविटी क्या हो गया कि आपने मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद भी जो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बची हुई है ना, तो इट इज द रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन even when applied मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो। कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एच को अप्लाई कर रहे थे, एच को आपने वापस क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो जीरो पर भी अभी भी वहां पे थोड़ी सी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है वो आ गया रिटेंटिविटी। लेकिन मुझे इस रिटेंटिविटी को टोटली ही खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस एच फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में देना शुरू कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि आपने करंट की सप्लाई को चेंज कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी। जो करंट जो है क्लॉकवाइज चल रहा था, अब करंट एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो इधर थी वो इधर बन जाएगी अभी, है ना। तो जैसे जैसे आपने रिवर्स फील्ड किया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होने लगी, है ना। तो देखिए, जैसे आप ओ से सी पॉइंट पर पहुंचे, मतलब इतनी रिवर्स फील्ड पहुंचे, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गई, है ना। तो इस ओ से लेके सी तक इसे बोलेंगे हमारे पास कोर्स्टिविटी, COER। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे COER CIVITY। तो कोर्स्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। अब कोर्स्टिविटी क्या हो गया कि कितनी रिवर्स फील्ड लगाने पड़ी उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। तो इट इज़ द रिवर्स अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू cancel the intensity of मैग्नेटाइजेशन completely, है ना, PLET completely। it means to becomes the intensity of मैग्नेटाइजेशन जीरो। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो बनाने के लिए जितनी आपको रिवर्स फील्ड लगाने पड़ी उसको बोलेंगे कोर्स्टिविटी, है ना। फिर आपने क्या किया, उसको वापस और ज़्यादा रिवर्स फील्ड इंक्रीज करते जा रहे हो। अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, जो डाइपोल ऐसे थे फिर से वो रैंडमली हुए। रैंडमली होने के बाद उनकी अलाइनमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगी, है ना। अब फील्ड इस तरफ है तो धीरे धीरे जो डाइपोल सारे इधर थे वो सारे डाइपोल जो है फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब सारे फील्ड की डायरेक्शन में हो गए वापस, तो हम बोलेंगे फिर से मैग्नेटाइज हो गया। तो आप धीरे धीरे और एच बढ़ा रहे हो ताकि हमारे पास क्या होता जाए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए, अब मैं एच बढ़ा रहा हूँ तो आई भी बढ़ रही है, लेकिन ये रिवर्स साइड। तो मान के चलो कि जहाँ पे डी पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते मतलब इतनी ज़्यादा रिवर्स फील्ड पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फिर सब्सटेंस फुली मैग्नेटाइज हो गया। सिर्फ ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे मैग्नेटाइज सब्सटेंस हो गया। दोनों में फ़र्क ये था कि अगर ए सब्सटेंस पे मैग्नेटाइजेशन सारे डाइपोल की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी और डी पे सभी की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, लेकिन अभी भी वो मैग्नेटाइज हो गया, है ना। तो फुली मैग्नेटाइज, इट मीन्स इतनी वैल्यू अभी भी आएगी उसकी। अब आपने क्या करना है, वापस फील्ड की डायरेक्शन जो हुआ है कम करते जाना है। मैंने करंट की सप्लाई वापस कम करते गए और धीरे धीरे वो फिर से क्या होता गया, डीमैग्नेटाइज होता गया, है ना। तो CABCD, इस पॉइंट को मैं E बोल देता हूँ। तो जैसे आप E पर पहुँच गए, मतलब जब वापस आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या कर दी, जीरो, तो इसमें अभी भी OE रिटेंटिविटी बची हुई है, अभी भी
मतलब उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टोटल पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई। हमें पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए अभी उसको वापस पोलैरिटी चेंज करके फील्ड को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ही रिवर्स फील्ड मैंने फिर इधर चलाई तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है जीरो हुई, है ना, और फिर बिल्कुल वापस। तो ये एक ग्राफ देख रहे हैं आप, जिसमें क्या किया आपने, ओ से ए तक वो मैग्नेटाइज हुआ, फिर ए से बी वो डीमैग्नेटाइज हुआ, और लेकिन बी पर कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था। तो जब आपने बी से और आगे मतलब रिवर्स फील्ड दी तो बिल्कुल सी, ए से सी ये पूरा डीमैग्नेटाइज हुआ है, सी से डी तक फिर से वो मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स साइड पे, और वापस वो डी से ई तक वो डीमैग्नेटाइज हुआ, लेकिन ई तक फील्ड तो जीरो हो गई, लेकिन कंप्लीटली ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। डीमैग्नेटाइज करने के लिए वापस फील्ड को रिवर्स साइड करना पड़ा, है ना। तो जैसे डी टू एफ आप ये ग्राफ पहुँचता है तो एफ का मतलब हो गया वापस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो होना, है ना, और फिर स्वान। तो ये जो एक पूरा साइकिल बना, कैसे, पहले वो मैग्नेटाइज हुआ, फिर वो डीमैग्नेटाइज होगा, फिर वो मैग्नेटाइज हुआ, फिर वो डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर वो मैग्नेटाइज हो गया, तो वापस जब ए पे पहुंचेगा इट मीन वो वापस मैग्नेटाइज हो चुका। तो ये एक लूप जो बना, ये एक जो कर्व जो बना, इसको हिस्टीरियस कर्व बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन राइज होता है कि इसको हिस्टीरियस कर्व क्यों बोला, क्योंकि हिस्टीरियस का बेसिकली हिस्टीरियस वर्ड जो है HYSTERES, हिस्टीरियस वर्ड का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में जो ग्राफ है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, उसमें से कोई एक चीज़ जो है लैग बिहाइंड कर रही है, एक चीज़ जो है पीछे रह रही है ना। तो कहने का मतलब हो गया उसमें सेम एक पैरामीटर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस समझाने के लिए ये ग्राफ लेता हूँ, है ना, कि ये वोल्ट, ये आई और ये ग्राफ, मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू ये ले लेता हूँ वोल्टेज की, और इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे इतना करंट है ना। तो चाहे अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे इतना करंट है, अब देखिए चाहे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तब इस वोल्टेज पे पहुँच रहा हूँ तब भी ये करंट आ रहा है, फिर मैं आगे चला गया लेकिन वापस आऊँगा, वापस मैं इतनी वोल्टेज पहुँचूंगा, वापस करंट वही आ जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू आ रही है ना। तो इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लेते हैं, लेकिन इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं ले सकते हम। आप इधर देख सकते हैं, मैंने कोई वैल्यू फिक्स कर दी, मान के चलिए कि मैंने यही वैल्यू ले ली, इतनी फील्ड ले ली मैंने, इतनी एच पे। आप देख सकते हैं जब इस अप्लाइड फील्ड पे, है ना, मैग्नेटाइजेशन के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतनी थी, है ना, और उसी ही फील्ड पे जब वो डीमैग्नेटाइज हो रहा था तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतनी थी। तो एक सिंगल वैल्यू एच पर आई की सिंगल वैल्यू नहीं आ रही है ना। लैगिंग बिहाइंड मीन्स कि यहाँ देख पा रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच आई इज नॉट आई इज नॉट द आई हैज़ नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। तो इस केस में आई जो है हमेशा जो है वो क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड एच। तो इस सीरीज कर्व में आई हमेशा आई इज लैगिंग बिहाइंड टू एच, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हिस्टीरियस कर्व। अब आप सिर्फ टाइम हो रहा है, इससे ज़्यादा लेक्चर फिर डाउनलोड ही नहीं होता, मैं फटाफट कंक्लूड कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास हिस्टीरियस कर्व बना, इस कर्व की नॉलेज के बेसिस पे आप मटेरियल की सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, है ना। जैसे आप हर एक जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उनका जो कोर है वो ज़्यादातर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चूज़ करेंगे, है ना, तो उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, उसके हिस्टीरियस कर्व के बेसिस के, इस कर्व की नॉलेज के बेसिस पे हम उस मटेरियल को चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।